कौन भला इस जीवन में हो जाता कभी निराश। तो भारत का संविधान बनाने, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, निर्माण हेतु कर सकते हैं, निर्माण हेतु संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? कब हुआ? तो यहाँ पर भैया ये तो बहुत ही, यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ ये बता रहे हैं 1946 में, सन 1946 से 1946 लिख लेते हैं, 1946। अब इसमें 389 लोग थे जो भारत के, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389। अभी हम इसको पढ़ेंगे, अभी अपनी नोट्स से पढ़ेंगे, पहले आपको दिखा रहे हैं कि लोग कैसे क्या क्या बताए हैं। तो संविधान सभा में 388 लोग थे। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, संविधान सभा में सर्वप्रथम कितने लोग सम्मिलित किए गए? संविधान सभा में, संविधान सभा में सर्वप्रथम कितने लोग सम्मिलित थे? कितने लोग सम्मिलित थे? ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अभी तो इसमें बता रहे हैं 389 लोग। कितने? 389 पीपल। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, एस.बी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ये तो अब हम इसके लिए क्या बता दें आपको भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी पढ़ते रहिए, जब हम बाद में इसका प्रैक्टिस कराएंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। और इनके बारे में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भैया पहले तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और भैया कौन थे? ये राजा बाबू थे भाई। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी थी। क्या? संविधान को लिखने के लिए सभा तो गठन हो गया भैया, अब लिखेगा कौन? ये खाली मीटिंग कर लेने से, 4 लोगों को इकट्ठा कर लेने से काम नहीं बनेगा, उसको लिखने की जरूरत थी। तो इसलिए क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। एक क्या बोलते हैं, संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई। तो संविधान लिखने के लिए प्रारूप समिति बनाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं संविधान। भारत का संविधान लिखने के लिए बनी कमेटी का क्या नाम था? ये बस क्या नाम था, बस तो समझ लीजिए कि बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या नाम था? अरे भैया प्रारूप समिति। क्या था? प्रारूप समिति बेटा। प्राप्ति बेटा, कहीं वो क्या बोलते हैं, डोम्स की पेंसिल थी कहीं छोटी सी, जो पहले आई नहीं थी,
वो टूट के रखी थी, मैं वहाँ लाया था किचन से उसको, कोई फेंका तो वहाँ, ये तो नहीं है, क्योंकि ये कौन सी पेंसिल है भाई, ये अरे स्कोडल है। सतगुरु जी जिसके हर कोई उसके साथ, टीचर बाबा रख दो न गुरु जी हाँ, मेरे सर पर रख दो न गुरु जी हाँ। सतगुरु जहाँ, ये ठीक है, प्रारूप समिति बनाई गई थी। अब भैया और भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? अच्छा, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो क्वेश्चन भूल ही गया था मैं। जो प्रारूप समिति बनाई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन 5। संविधान निर्माण हेतु निर्मित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरे वही महान व्यक्तित्व, बाबा, प्यार से बाबा बोलते हैं, बाबा साहब। जय जय हो तेरी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब थे अध्यक्ष कौन थे? श्रीमान बाबा साहब। कौन थे? एक महान व्यक्तित्व, बाबा साहब लिख देता हूँ कॉमन में, आप जान जाइए कौन है। बाबा साहब ही लिखूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था भाई, बाबा साहब अर्थात बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नहीं लिख देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इरेजर कहाँ गया? सतगुरु जी जिसके हर कोई उसके साथ, मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। ये कौन सा बच्चे वाला है भाई? ये तो भाई बच्चे वाला है। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चे ठोक के चले जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नो, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये तो अध्यक्ष हो गया, ये तो गलत हो गया भाई। ये तो कैसे अध्यक्ष हो गया? वो कहाँ है बेटा? वो कहाँ के व्हाइटनर है क्या? कहाँ गया व्हाइटनर कहाँ गया? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए इनके में जी लगा देता हूँ। ये लोग कहेंगे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर वाले में जी लगा दिए और इनके वाले में जी लगाए। चलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी भैया बहुत महान थे। कौन थे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। भारत के प्रथम थे, भारत में प्रथम पद इनको मिला था। किस क्षेत्र में मिला था बताइएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के कौन थे सर्वप्रथम? चलिए, तो ये हो गए जी। और उसके बाद यहाँ ये गलत हो गया, अध्यक्ष हो गया। तो इसको हम मिटा देंगे और यहाँ इसको कर देंगे अध्यक्ष कर देंगे। इसको ऐसे कर दे अध्यक्ष। तो ये भी बात एकदम कंफर्म होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, भारत का संविधान। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे इसको। और ये मत सोचिएगा बीच में छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमने तो नोट्स भी बनाई है, देखिए, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगी। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। देखिए क्या है यहाँ पर, अब एक बार आपको ऐसे पढ़ के बता देते हैं क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर पहले संविधान सभा की मांग हुई, फिर उसके बाद प्रारूप समिति बनी, फिर उसके बाद ये भी है कहाँ से कौन सा स्रोत लिया गया, कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया, फिर उसके बाद क्या है प्रस्तावना क्या है, उसके बाद इसमें क्या होगा, समितियाँ कौन कौन सी बनी थी, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ये तो मैं ढूंढ रहा था, ये तो भी ये चल रहा है। आवर नेशनल सिंबल ये चल रहा है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। और हमने इसका वीडियो पर अपलोड कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद संविधान में भाग क्या क्या है,
उसके बाद मूल अधिकार, नागरिक, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मूल कर्तव्य, ये तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ हैं, जो बिल विधेयक है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारत का महान न्यायवादी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये बहुत ही अच्छी, विधानमंडल है, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये राज्य का महाअधिवक्ता है, विधानसभा, विधान परिषद, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, आपातकाल, ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो पूर्वावलोकन है, इससे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई कहीं छूट न जाए, रिवीजन नोट्स से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बेटा वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के, सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। तो हमने, अच्छा जब भैया प्रारूप समिति भी बन गई, बाकी विस्तार से बात पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर कि इसको बनाने में कितना समय, संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, कितना, हम कहते भारत से संविधान, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था। भारत का संविधान लिखने में 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे बस। लिखने में कितना समय लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, निधि आरुषि के क्वेश्चन है, जीके वाले क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगे थे। और अब ये बनने का समय आ गया। एक क्वेश्चन और हमारा हो जाएगा, 7वां क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया, अर्थात स्वतंत्र भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया। जो भैया बाबा भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो कानून बना दिया, चलिए भैया कानून बन गया, और बहुत सारे लोग मिलके कानून बनाए थे। इसके लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बने थे, पूरी कमेटियाँ बनी थी भैया, पूरी ये देखिए पूरी ये गठन, ये कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, और ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जिन्हें के मुंशी बोलते हैं, एन माधव राव थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डीपी खेतान थे। इस संविधान पर बने प्रारूप पर चर्चा करने हेतु ये कमेटी बनाई गई थी कि भैया कैसे कैसे काम करना है। अच्छा, जब ये प्रारूप समिति ने कानून बना दिया, संविधान का निर्माण कर दिया अपने हिसाब से, तब भैया अब समिति के पास इसको पेश किया गया। अब तब क्वेश्चन आता है कि जो संविधान समिति थी, जो संविधान सभा थी, इसने कब स्वीकार किया। तो क्वेश्चन है भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा, ये देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा, ये कुछ गड़बड़ कर देता है, मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, मैनेज कीजिएगा, बाकी तो देखेंगे क्या करते हैं हम लोग। तो संविधान सभा द्वारा, सभा अब यहाँ लिख दें, कब स्वीकार किया गया भैया, कब स्वीकार किया गया,
राजा बेटा जल्दी बताओ। स्वीकार किया गया। क्या कोई देख ही नहीं रहा है? मुझे तो पता है इस बात को, भली भांति मैं परिचित हूँ इस बात से कि मुझे कोई नहीं देख रहा इस समय। लेकिन अब क्या करें, हमको तो भैया अपने पथ पर आगे चलते जाना है, पथ पर आगे चलते जाना है। कहते नहीं, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। और समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। कहते हैं छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो, खुले आसमान पर आ गया है स्वर्णिम प्रभात, नभ की ओर उड़ रहे हैं मेरे मद। ये तो भैया, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हट कर जियो तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। तो चलिए, भारत के संविधान को ये सूखने का इंतजार कर रहे थे हम लोग, सूख जाए तब तक हम लोग थोड़ा गौने वोने गा लेते हैं। गौने क्या है? ये कविताएं हैं। सच है महज संघर्ष ही, इसको जगदीश गुप्त ने लिखा है। जगदीश गुप्त ने लिखा है। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रलय पाथे माना, जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। मतलब समझ रही हो? हा? जो नत हुआ वो मृत्यु हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। वृंत उसको जो क्या बोलते हैं, जो टहनी से पुष्प को लगाता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं उसको ना। वो फूल, अभी देखो फूल झड़ता नहीं है, गिर जाता है, तो जो टहनी से लगाए रहता है वो उससे टूट के गिर जाता है भैया। और जो लक्ष्य भूला रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। क्या बात, ये दिल को छू जाती हैं, दिल को छू जाती हैं कविताएं, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए, सूख गया होगा, इधर भी देख लेते हैं। लेकिन वही बात है, वो मेरे अखिलेश जी, मेरे मित्र अखिलेश गुप्त जी, उन्होंने, मुझे नहीं पता था। और एक बार क्या था कि मेरे स्कूल में एक चिड़िया थी, एक चिड़िया घोंसला बना रखी थी, और एक क्या बोलते हैं, एक बिल्ली थी जो डिस्टर्ब होती थी। तो उन्होंने क्या कहा, उसको देख उन्होंने कहा, ये मुझे नहीं पता किसकी पंक्तियां हैं, रहीम दास की पंक्तियां हैं। कही रहीम कैसे निभे और बेर केर के संग। बेर मतलब बेर का पेड़, और केला का पेड़। जब कही रहीम कैसे निभे और बेर केर के संग, अवै डोलत रस आपने उनके पाटे अंग। तो चिड़िया चू 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 कर रही थी, और वो बिल्ली बार बार ललचा रही थी, उसको झपट्टा मारकर खाना चाह रही थी। सूख गया। तो भारत के संविधान सभा द्वारा ने भी कर सकते हैं, द्वारा कब स्वीकार किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। और ये आरुषि के लिए, आरुषि की ही क्लास चल रही है, आकृति की क्लास चल रही है, आकृति ही पढ़ रही है मेरे साथ। बाकी तो भैया जो आएगा देखा जाएगा। तो कब? 26 नवंबर 1949। क्या 26 नवंबर, ये याद करना ना बेटा बाद में, हाँ, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 1949 को
1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ये बात ध्यान देना है। और लेकिन जब अभी पूरे भारत देश स्वीकार तो कर लिया, लेकिन भारत में भी संविधान लागू नहीं हुआ। ये अगर कहें भारत के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो इस संविधान को भारत में लागू कब किया गया, लागू करने की बात क्वेश्चन यही, इसको हम बहुत, इसीलिए मैं इसको बार बार जोर दे रहा था। क्वेश्चन 8वां क्या होगा, भारत के संविधान को संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया, ये बात है। भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट। लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी संविधान सभा द्वारा जब स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को भी सही मान देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये भारत का, वो तो संविधान सभा ने स्वीकार किया, लेकिन संपूर्ण भारत ने कब स्वीकार किया, संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। बेटा इसको मैं आपसे भी सुनूंगा ना, क्या है, तारीख वही है 26, लेकिन है जनवरी, क्या है, लेकिन 1950। इसको 26 नवंबर को था और दिसंबर जनवरी कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन 26 जनवरी को, नवंबर के बाद दिसंबर 1 महीना, जनवरी 2 महीना, पूरी तरीके से 2 महीने बाद इसको स्वीकार किया गया। इसको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 से घटा लेना है, पता चल जाएगा, 2 महीने माइनस कर लेने हैं। क्या बात। और भैया इसीलिए तो हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, और ये बताओ बेटा। हाँ, गणतंत्र दिवस। घर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले, सारे लोग धीरे धीरे, सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ को अंग्रेजों ने मार दिया, कुछ ने खुद अपने आप को मार लिया। इन वीर बहादुरों की गौरव गाथा हम किसी दिन सुनाएंगे आपको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इनकी हम इसीलिए हमने प्लेलिस्ट चालू की है। हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे प्रतीक, हमारे महान व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, सच है महज संघर्ष ही। तो हम क्या बोलते हैं, हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं, क्या मनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। हमारा देश इसी दिन कानून को पालन करने के लिए तैयार हुआ। हमारा देश एक गणतंत्र देश 26 जनवरी 1947 हमने रचा आओ हमी, अब तोड़ दे इस प्यार को।
हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दें इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। और एक आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न 10, आखिरी प्रश्न आपके लिए, प्रश्न संख्या क्वेश्चन 10 क्या कहता है। बहुत ही 10 क्वेश्चन डेली पढ़ेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं। और एक चीज आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वह मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। वो जान भाई पढ़े लिखे आदमी थे, शिक्षित थे उस समय। मैं अभी बताया नहीं, वो उठाओ हमारा वो शिक्षण कौशल एक भैया, शूद्रों को तो बिल्कुल शिक्षा से वंचित कर दिया था हमारे बाबू साहब ने। तो वह कहते थे भैया शूद्र का, और लेकिन उनको हरिजन कहा है, उनको महात्मा गांधी ने भगवान का जन कहा, हरिजन कहा है। भैया वही थे शुरू में अन्नदाता, नहीं तो हमको कुछ नहीं आता। अगर वही हमारे किसान न होते तो हमारा क्या होता, क्या होता लो देखिए क्या होता। ला 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 ला। जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही डले। जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही डले। वह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। हम सच नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। किसने बनाया इसको? आकृति सिंह। आकृति, देखिए हमने अभी ये नहीं था बेटा, अच्छा हाँ ये था। देखिए यहाँ भैया मैं नहीं कह रहा, हमारे बाबू साहब लोगों ने सीधे सीधे वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, ये जो जो ये शूद्र थे, शूद्रों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। और शूद्र किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये बात भी आपको किसी दिन दिखाएंगे साक्ष्य के रूप में। मैं नहीं कुछ कहता, मैं तो भैया मैं क्यों कहूंगा, जो लिखी बातें मैं कहूंगा। ब्राह्मण को 8 वर्ष में शिक्षा के लिए कहा था, भैया पंडित जी 8वें वर्ष में पढ़ लेंगे। 8 वर्ष की अवस्था में पंडित जी स्कूल जाएंगे, वाह वाह। और जो क्षत्रिय हिंदू थे 11 वर्ष में जाएंगे, और जो वैश्य थे बनिया हुए 12 वर्ष में जाएंगे। लेकिन जो हमारे हरिजन थे, हमारे शूद्र थे, उनको भैया शिक्षा से वंचित कर दिया गया था वैदिक कालीन। उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। अरे भाई उसका एक कहानी है एकलव्य का। अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये सारे पांडव लोग जंगल जा रहे थे, उनका कुत्ता था। उन्होंने वो जो एकलव्य थे जब गए उनके पास, किसके, गुरु द्रोणाचार्य के पास, कहा भैया हमको तो आप धनुर्विद्या सिखा दीजिए। उन्होंने कहा ना 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 भैया, मैं सिर्फ राजा महाराजा को सिखाता हूँ, आप तो भैया आपको कैसे सिखा सकता हूँ, आप तो भैया अछूत हो, आपको तो भैया। अब भैया ये तो उन्हीं से पूछा जाए पता चले, हमको और बता सकते तो लेकिन उन्होंने, हाँ गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। तभी तो हाँ, तो मैं वो कह रहा था, मैं संविधान पढ़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब पढ़े लिखे समझदार हुए तो उनको लगा कि यार हमको तो भैया दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक, हमको राजनीति में जाना है, दलितों के उत्थान के लिए राजनीति जाना है। राजनीति में अगर हम अभी भी बाबू साहब बन जाए ना तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको राजनीति में जाना होगा। क्योंकि सारी चीजें कानून कौन बनाता भैया, कानून कौन बनाता, ये बात जान जाइएगा आप। जो कानून बनाता हमेशा उसके पास रहना चाहिए, वही पावर अपने पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस पंचर में नहीं पढ़ना है। तो गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने प्रतिभाग किया और वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडल में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। अब बताओ
पहले जो चुनाव में भी इनको भैया जब पढ़ाई में नहीं था तो कहाँ नेता खाक बने हो, कहाँ नेता बनोगे। जब पढ़ाई में आपको वंचित कर दिया गया था तो नेता कौन बनाएगा। ये सब वैदिक काल की बातें हैं। और हम अभी वो अभी लाके हम दिखा दें आपको वो मेरी डायरी कहाँ गई। अच्छा अभी वो डायरी कहाँ गई मेरी, जिसमें मैंने मनुस्मृति लिखी है। मनुस्मृति कहाँ लिखी है वो डायरी, यहाँ देखो यह क्या, अरे सच ही महज संग, तो एक डायरी थी वो जिसमें वो लगा था, रिंग लगा था, रिंग ना, घड़ी 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 2011 वाली 13 नहीं घड़ी नहीं, रिंग रिंग रिंग। देखो यहाँ कौन सी डायरी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो क्या कहे कि भैया हमको तो भैया इसमें अब हमको भी जाना होगा। उन्होंने आरक्षण भी पा लिया उसमें। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली तो है नहीं ना, ये नहीं है। एक उसमें रिंग सर्कल थी वो हाथ में, ये हाँ देखिए मनुस्मृति में भी कहा गया है। देखिए सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच ही। देखिए बेर केर के संग, ये मनुस्मृति में नहीं है क्या। हाँ ये देखिए हमने मनुस्मृति पढ़ी है भाई, तभी मैं कह रहा हूँ। काली उसको बोलो ये ऐसे का लड़ाई करता है कोई, बोला क्या उनको बोलो ये क्या कर रही हैं भाई, लड़ाई नहीं करो भाई, मारपीट मत करो। बच्चे तो लड़ जाते हैं, बच्चे बूढ़े भी लड़ जाते हैं। और देखिए हमारे वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि मुनि बने, विदुदासी पुत्र ब्राह्मण हुए। अब बताइए है नहीं, सब क्या बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, ये मातंग चांडाल पुत्र थे, ब्राह्मण बन गए। कोई ऐसा नहीं था उस समय, जाति पाति वर्ण भेद था, उससे वर्ण भेद काम के हिसाब से बांटा गया था, जो जैसा काम करता था। अभी भी गुखौआ बने रहो, कोई पूछेगा, कहते नहीं, अभी भी कहते यार कहा यार तुम वही गुखौआ बने रहो। और ये देखिए ऋषि पुलस का पुत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना, सब तो कर्म से बन। राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ, त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गया। अब बताओ चांडाल बन गया। विश्वामित्र के पुत्र ने शूद्र वर्ण अपनाया, वर्ण भेद था ना उस समय। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु बाद में ब्राह्मण प्राप्त किया। विश्वामित्र भी क्षत्रिय थे। ये सारी चीज अब देखो, इसमें सारी चीजें आपके सामने नहीं भैया, हमको कुछ नहीं करना। विदुदासी के पुत्र थे तथा फिर भी ब्राह्मण हुए, और हस्तिनापुर के मंत्री पद पर भी उन्होंने काम किया। वह शूद्र थे, शूद्र कुल में जन्म लिए थे, और फिर भी ऋषि मुनि बन गए। और मनुष्य, ये सारी चीजें हैं, कहाँ तक बताएं आपको, इसको रख दो। चलिए आखिरी क्वेश्चन लिख ले, 10वां क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, हमको मजा आ जाता है पढ़ाने में भैया। तो अब क्या हुआ, आपने शायद कभी किसी को यह कहते नहीं सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इससे क्या मतलब है, सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होगी। दूसरी बात अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक अगर देश है, लोकतांत्रिक है, ये जो इसकी तंत्रिकाएं हैं, ये लोग, इसकी सारी नर्वस सिस्टम लोग हैं। लोग सारे भारत के, संपूर्ण भारत के लोग इसके नर्वस सिस्टम है। एक भी नस कट गई ना तो बौरा जाओगे हम। तो केवल कहने के लिए है, बाकी अब तो चाहे जितना दिमाग में नस भरा हो, कंट्रोल भैया कोई दूसरे कर लेता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो भैया यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक, और जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां एक संविधान होता है, वहां एक संविधान होता है। संविधान में देश की कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। ये हमारा संविधान है, और ये
चलिए 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। ओ, भारत कैसा देश है? भारत में कैसी सरकार चलती है? ये देखिए, भारत में कैसी सरकार चलती है? कैसी सरकार चलती है? सरकार चलती है, बताओ। चलती है तो इसका होगा लोकतांत्रिक सरकार चलती है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार चलती है। तांत्रिक सरकार चलती है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार चलती है। लोकतांत्रिक मतलब लोग ही सारे नर्वस सिस्टम है इसके, लोगों के द्वारा ही, लोगों के ही द्वारा सारी चीज होती है। सरकार कभी मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है। और कोई भी चाहे जितने भी ऊंचे पद हो, कोई मनमानी नहीं कर सकता। कहने के लिए तो कोई मनमानी नहीं कर सकता। तो चलिए, तो इसी के साथ हम विदा लेंगे। और अभी मैं टीचर वाला पेज पे हैं, और हो सकता है वीडियो डिलीट हो जाए। अगर वीडियो डिलीट हो जाएगा तो आपको कहाँ मिलेगा? आपको जीके एंड जीएस फैक्ट्री यूट्यूब पर, या आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये वाला लिखिएगा, ये वाला इन्वायरमेंट। यहाँ ये क्या है? ये फेसबुक पेज है, ये पेज यहाँ मिल जाएगा। बाकी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 76 51 81 61। वो कॉलिंग नंबर बताओ। 76 नहीं, 81 और 61 21। और हमारा कॉलिंग नंबर क्या है? आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर क्या है, जल्दी बताओ। बोलो, एक एक अंक बोलो। 8397 04 8210। ये हमारा कॉलिंग नंबर है। हमें कॉल करके हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर मनीष मौर्य जी से बात हो जाएगी, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जीके एंड जीएस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगा। और अगर वहाँ नहीं मिला तो फेसबुक पेज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पे मिल जाएगा। चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ। तो संविधान का बहुत ही अच्छा 10 प्रश्नों का आज पहला सीरीज हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा बताइएगा।